हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट है ना। तो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्या क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट बायो-सावर्ट लॉ एंड एक्सप्रेस दिस लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। बायो-सावर्ट का नियम बताइए तथा इसे सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर respectively are placed concentrically and perpendicular to each other lying in the xy and yz plane। दो समान वृत्ताकार कुंडलियां P और Q, प्रत्येक की त्रिज्या R है। इनमें क्रमशः 1 एम्पियर तथा √3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ये दोनों कुंडलियां समकेंद्रित हैं तथा एक दूसरे के लंबवत स्थित हैं। एक कुंडली XY तल में, दूसरी YZ तल में है। तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। हिंदी का आंसर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। फिलहाल मैं इंग्लिश में इसको आपको लिख के बताऊंगा। किस तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना है वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जो क्वेश्चन है जिसमें बायो-सावर्ट लॉ को हमें एक्सप्लेन करना है, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में ये इस तरह से लिखे हुए हैं, तो हिंदी में ये इस तरह से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो पहले मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ को हम लोग एक्सप्लेन कर लें। तो सॉल्यूशन तो सबसे पहले बायो-सावर्ट लॉ क्या है, मेनली आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने ज़्यादा यूज़ कर सके, जितना ज़्यादा बना सके, उतने डायग्राम आप ज़्यादा बना के रखिएगा। ज़्यादा डायग्राम बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेगा उसको आपको मार्क्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, या उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगी। उसको पता रहेगा कि इसको आता है और इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ बायो-सावर्ट लॉ एक्सप्लेन जब मैं करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट हो गया, और ये स्मॉल एलिमेंट को मैंने लिखा DL से, ठीक है। ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट है P, और ये डिस्टेंस है R, और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके डायग्राम अगर आप बना सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइएगा, जिससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस पूरे पूरे बने रहेंगे। तो ये लॉ जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग बायो-सावर्ट लॉ, कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर में कोई स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है DL। तो उस करंट कैरिंग वायर में स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी नियर बाई पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को ये जो लॉ है एक्सप्लेन करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैग्नेटिक फील्ड at nearby point P of a current carrying wire, nearby point P due to a small current carrying element is पहला proportional to IDL, यानी कि जो एक करंट एलिमेंट बनेगा ये IDL। सेकंड proportional to sin थीटा। थर्ड रेसिप्रोकल टू 1/r², ठीक है। तो ये बायो-सावर्ट लॉ होता है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि मैं इस लॉ को लिखूं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, पहला B इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा IDL, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मैंने बोला B इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और थर्ड मैंने बोला B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि इन तीनों को हम मिक्स करेंगे, है ना, तो कंबाइंड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों को अगर आप कंबाइंड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा B प्रोपोर्शनल टू, ये बन जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r²।
और प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर इसको हम लिख देंगे b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा IDL साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास जो लॉ होता है ये किसके अकॉर्डिंग होता है, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये जो हम लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, कुछ कुछ कूलम्स लॉ जैसा ये होता है। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, ये फॉर्म लिखा हुआ है स्केलर फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। यदि इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर में इसको हम कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म इसका हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ मैंने लिख दिया IDL को एक साथ क्रॉस आर कैप, है ना, क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो आर कैप है, आर कैप जो है वो किसके बराबर होता है, आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर कैप की अगर मैं वैल्यू डालूँ तो ये जो फॉर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा IDL क्रॉस आर वेक्टर और अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। और जो ऊपर वाला लिखा है ये किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। ध्यान ये रखना है कि आप चाहे छोटा सा ही डायग्राम बनाना है आपको, पर ये डायग्राम जरूर मेंशन कर देना और प्रॉपरली एकदम खुला खुला लिखना है, एकदम ऐसे होच पोच नहीं करना है चीज़ों को, है ना, खुला खुला लिखना है कि दिखता रहे। तो इस तरह से आपको लिखना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1 2 3 पॉइंट बना बना के लिखिए और उसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे आपको नंबर मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो इसका क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं P और Q, जिनकी दोनों की रेडियस R है, एक XY प्लेन में रखी है और एक YZ प्लेन में रखी है। तो अब मैं अच्छा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन ये पूरा का पूरा है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अब सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन सेकंड। तो अब सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो सेकंड में हमारे पास दो कॉइल्स हैं। तो सबसे पहले कॉइल बना लो, एक XY में है एक YZ में है। तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं पहले मैं, तो ये मैंने एक्सिस बना लिया ऐसे। तो एक कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में। तो अगर मैं इसको X बोलता हूं, इसको Y बोलता हूं, इसको Z, तो एक कॉइल तो है ऐसे, एक कॉइल तो आ गई ये XY प्लेन में, और एक जो कॉइल है वो कौन से में है, वो है YZ प्लेन में। तो YZ में आप इसको ऐसे रख दो, या इसको आप एक काम करो, इसको आप X Y और ये X Y Z, हाँ इसको ऐसे रहने दो। तो ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। तो ये तो हो गया हमारा XY प्लेन वाला, और एक हमारे कौन से प्लेन में है, एक है YZ तल में। तो YZ का मतलब हो गया ये सामने वाला जो सामने से दिख रहा है। तो एक हो गया ये YZ में, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस जो है वो कितनी है, R है। तो ये हो गया YZ में ऐसे। तो ये दो कॉइल हो गई, ठीक है, ये दो कॉइल हमारे पास आ गई। अब जो XY वाला है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो 1 एम्पियर की है, और जो YZ वाला है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, √3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनमें जो करंट है वो फ्लो होती है 1 एम्पियर की और √3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। तो हमें क्या बताना है, दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है और इनकी डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल की वजह से। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट की जो डायरेक्शन है उसमें हम इस तरह से एक फिंगर को कर्ल कर देंगे और थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो सबसे पहले हमारे पास XY प्लेन वाला जो सर्कुलर कॉइल है उसको ले लेता हूँ। तो फॉर सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल ऑफ XY प्लेन, XY प्लेन में जो सर्कुलर कॉइल है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R। और I1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। तो I1 जो है वो किसके बराबर है, 1 एम्पियर। तो यहाँ से B1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2R। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आएगी, Z में आएगी, Z में, है ना। मैंने डायरेक्शन यहाँ पर अपने हिसाब से ले लिया। आप चाहो तो इसको, मैंने जो डायरेक्शन ली है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज ले लेना। तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव Z में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ जाएगी वो K कैप आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, K कैप। इसी तरह से
आप किसके लिए निकाल लो, अब सिमिलरली आप जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लो किसके लिए, वाई जेड वाले जो कॉइल है उसके लिए, ठीक है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सर्कुलर कॉइल इन वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन में ऐसे है यूं, तो अगर मैं इसको इस तरह से फ्लो करा दूं, करंट को मैंने ऐसे फ्लो कराया हुआ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाई था, ये एक्सिस कौन सा है वाई, और ये एक्सिस कौन सा है जेड। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, एक्स, है ना। कौन सी में आएगा, एक्स में। तो इसको लिख दिया मैंने B2, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, और I2 जो है उसकी वैल्यू है √3 एम्पियर। तो यहाँ से B2 जो है वो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2R और √3, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स कैप हो जाएगी, या आई कैप आप बोल सकते हो। तो अब हमारे पास दो जो मैग्नेटिक फील्ड आए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गए, है ना। दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गए। तो दोनों परपेंडिकुलर में, यानी कि एक तो जा रहा है जेड में ऐसे, एक तो जा रहा है जेड में, यहाँ जा रहा है कौन B1, और एक जा रहा है कौन, यहाँ जा रहा है B2, और ये किस में जा रहा है, एक्स कैप में। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, 45 पे। तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो ऐसे आ रहा होगा बीच में, तो ये क्या आ जाएगा BR। अच्छा, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 और कॉस। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा cos 90। तो cos 90 जीरो होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो BR इक्वल्स टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैंने ये लिखा है पूरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला, है ना। तो डायरेक्ट भी आप चाहो तो लिख सकते थे इसको। अब B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर दोनों की जब वैल्यू आप रखोगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 2R दोनों में से कॉमन आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2R कॉमन आएगा। यहाँ कितना बन जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 1 4, 4 का रूट खोलोगे तो कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आर। आंसर कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन आर। ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब यदि हमें डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन किस तरह से बताएंगे, तो डायरेक्शन के लिए आप लिखोगे tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा B2 अपॉन B1। अब B2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है म्यू नॉट √3 अपॉन 2R, और B1 की वैल्यू कितनी है, वो है म्यू नॉट अपॉन 2R। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से tan थीटा बनेगा √3, और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। आपको ये मान के चलना है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको नहीं आता, वो आपसे जानना चाहता है कि आप किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी है। पहले एक्सप्लेन कर देना कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, फिर उसके बाद एक कॉइल पकड़ी, उसके लिए आपने पूरा शो किया, फिर दूसरी कॉइल ली, इसको चाहो तो आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हो ताकि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा दिखे। फिर दूसरा आपने लिया, दूसरे के लिए आपने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, रिजल्टेंट निकाला। रिजल्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं, पर बेटर है कि अगर आप इसको ये बता दो कि ये फार्मूला आप कैसे यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज खास इसके नंबर कोई कटने वाले हैं नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या निकाल दी, डायरेक्शन निकाल दी, ठीक है। तो इसका जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन है वो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। क्योंकि अब ये मैंने पहले से लिखा हुआ है तो इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आपको बेटर दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं, और होपफुली ये दोनों जो क्वेश्चन हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब क्योंकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन CBSE का पुराना PYQ है, और ये 3 नंबर वाला PYQ है जिसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो 3 नंबर में है, तो आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा ये नहीं है क्वेश्चन, और ये इतना टाइम टेकन भी नहीं है। मुश्किल से ये 5 से 7 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने पूरा समझाया है, इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा, या मुझे टाइम लगा है। अदरवाइज ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस लेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।